ठीक है, पूरी तरह। ठीक है, ठीक है, ओके। ऑन है क्या? वो ऑन करो। नहीं, ऑन नहीं है वो। अच्छा, यस। क्लास, ये जो सब्जेक्ट है ना, जो नीतीश सर पढ़ा रहे आपको, वो सब्जेक्ट में बहुत ज्यादा क्या है, बहुत ज्यादा स्टूडेंट अटकते भी है। मजा, हाँ अच्छा तो है, इंटरेस्टिंग तो है ही, लेकिन बहुत ज्यादा स्टूडेंट इसी सब्जेक्ट में अटकते हैं, राइट? तो थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। सर तो पढ़ाते ही अच्छे, कोई इसमें डाउट नहीं है, लेकिन थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा इसको। काफी ऐसे इतना इजी नहीं, इंटरेस्टिंग है, लेकिन यहाँ का जो मैंने देखा है अभी तक ट्रेंड, ज्यादातर लोग इसी सब्जेक्ट में फर्स्ट ईयर में अटकते हैं, और तो कोई अटकने वाला सब्जेक्ट है नहीं। मार्केटिंग में वो अटकते हैं जो बिल्कुल डफा, ठीक है ना? ओके, ठीक है। नो सिग्नल, क्या हो गया इसको? अब हो गया, क्या हो गया? कोई बात नहीं, मैंने आपको बता दिया ना, पढ़ लीजिएगा। कुछ है नहीं, ये डजंट मैटर, आपको मालूम होना चाहिए इवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट कैसे हुआ। तो प्री साइंटिफिक बिल्कुल पहले नहीं आया, उससे पहले भी एक दौर था जिसको प्री साइंटिफिक, जिसमें बहुत लोग आए और अपना, और ये ऑब्जेक्टिव में आता है। अभी नहीं भी आए तो अगर कोई भी मैनेजमेंट बेस्ड आप कोई एग्जाम देंगे तो वहां आएगा, ठीक है ना? बहुत का आता है, चार्ल्स बैबिज का आता है, राउंट्री का आता है, और इनका पूछता है कि इन्होंने किस क्या कंट्रीब्यूट किया है, इनका क्या कंट्रीब्यूशन है मैनेजमेंट में, तो ये आएगा। सब लोग अपना कैमरा ऑन कर लो, बंद कर दो, मैंने बोला बंद कर दो, किसी को अलाउ नहीं करेंगे आना। गुलशन, रोल नंबर 2, कर्णिका, विश्वजीत, अक्षय एंड सूरज, सब ऑन कर लीजिए, नहीं तो मैं सबको रिमूव कर दूंगी जिनका ऑफ रहेगा, और अब बिना बताए करूंगी। यहाँ मत ऑफ करो, वो भी ऑफ हो गया। ऑन करो, तुम लोग अपना वीडियो ऑन करो, ऑन करो लाइट, ऑन करो लाइट। बस लाइट ऑन। कर्णिका, किसका नहीं? अच्छा, गुलशन, रोल नंबर 26, विश्वजीत। ऑन नहीं रह सकता वीडियो थोड़ी देर? यस यस मैम। तो फिर ऑन रखिए, वरना मैं बिना बताए रिमूव कर दूंगी। ओके, हम लोग ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट पे थे लास्ट क्लास में। बताइए ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट में क्या क्या 5 पॉइंट्स थे जो मैंने आप लोगों को बताए थे? यस, अच्छा छोड़ दो, कोई जरूरत नहीं है उसकी, कोई जरूरत है भी नहीं उसकी, रहने दो, अब पूरा टाइम उस पर नहीं लगाना है। ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट में कौन कौन से पॉइंट आप लोग को बताया था? एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट पूरा हो चुका है, ब्यूरोक्रेटिक का भी 5 पॉइंट मैं बता चुकी हूँ। क्या क्या था, एक दो करके बताओ। म्यूट करो, म्यूट करो, जिनका माइक म्यूटेड नहीं हो प्लीज म्यूट कर लीजिए। यस, या ठीक है, डिवीजन ऑफ वर्क 1 पॉइंट हुआ। क्लास, आई एम आस्किंग सम क्वेश्चन, मोबाइल हाथ में नहीं रहेगा, और यह हर बार मैं नहीं बताऊंगी।
हायरार्की एंड ऑथोरिटी, राइट। 2 पॉइंट हो चुका, पीछे से बाकी 2 पॉइंट बताओ। ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट पढ़ा है तो उसमें और क्या था 2 पॉइंट? मैम पीडीएफ एक भेज चुकी होंगी, पीडीएफ नहीं गया क्या? ठीक, चला जाएगा, ओके ठीक है। और क्या था? डिवीजन ऑफ वर्क हो चुका और हायरार्की एंड ऑथोरिटी पॉइंट हो चुका। और क्या था? क्या? सिस्टम ऑफ रूल्स, ठीक है। और इम्पर्सनल रिलेशनशिप, वेरी गुड। एंड नेक्स्ट, ओके ऑफिशियल रिकॉर्ड, ठीक है। देख के बताए, कोई बात नहीं। व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय सिस्टम ऑफ रूल्स? सिस्टम ऑफ रूल्स का क्या मतलब हुआ? सिस्टम ऑफ रूल्स का मतलब बिल्कुल सही, यूनिफॉर्म रूल्स एंड रेगुलेशंस होना चाहिए स्मूथली रन करने के लिए, ठीक है। हायरार्की एंड ऑथोरिटी का मतलब बताओ, 1 मिनट बताओ। सब कुछ एक हायर पोस्ट के लिए फिर उसके जूनियर सब एक सीक्वेंस में लेवल के हिसाब से डिफरेंट लेवल्स के पोजीशंस होंगे जिनके पास डिफरेंट पावर या अथॉरिटी होगा, ठीक है। एंड दे कैन delegate or assign those authorities as well as responsibilities to their junior subordinates, right? ठीक है, तुम बताओ प्रियंका। नेक्स्ट है ओके कोई बात नहीं, मैं इजी पूछूंगी। इम्पर्सनल रिलेशनशिप या किसी भी मैनेजमेंट में किसी का रिलेशनशिप मतलब मैटर नहीं करता है कि हाँ वो तुम उठो वहां से, उठो 1 मिनट प्रियंका, उठो। नहीं, तुम्हारे पीछे जो है, उठो और क्लास के बाहर निकलो। बाकी के कोई नहीं बोलेगा, आप बाहर निकल जाइए, जाइए जाइए। डोंट वेस्ट अदर्स टाइम, गो। क्या क्लास? मैंने सबको बोलने बोला क्या? एकदम, तुम भी उठो, तुम भी उठो। ही विल अदरवाइज विल बी बोर्ड आउटसाइड। तुम भी जाओ, तुम भी जाओ। मुझे नहीं मालूम है, 20-25 मिनट के बाद क्लासरूम में और अब प्यास लगी है। तुम उठो, उठ जाओ, उठो वहां से। 1 मिनट, अभी तब तक क्लास नहीं होगा जब तक तुम दोनों बाहर नहीं जाओ। उठ के बाहर जाओ। तुम क्यों हंस रहे हो? बाहर जाना है, हंसने वाली तो कोई बात नहीं होगी। ठीक है, अब तुम बोलो। पर्सनल रिलेशनशिप का मतलब मैम कि उसमें रिलेशन मैटर नहीं करता है, वो उसके अपने मान लीजिए क्या प्रॉब्लम है? बाकी किसको जाना है? जल्दी जाओ, किसको जाना है? और यहाँ से मैं यहाँ खड़ी हूँ कि कौन बातें कर रहा हूँ? कौन हंसा रहा है? कौन हंसा? आपने पूछी कि कौन हंसा रहा है? अभी आगे सेम रूल हर जगह अप्लाई होता है। मैं यहाँ बात कर रही हूँ तो आप लोग नहीं बात करेंगे, ठीक है? बोलो। उसमें रिलेशन मैटर नहीं करता है, वो रिलेशन के बेसिस मास्क हटा दो, तुम मास्क हटा दो, तुम हटा दिया, हाँ हटा दो। उसमें रिलेशन के बेसिस पे वो पावर या ऑथोरिटी मतलब कि किसी को प्रोवाइड नहीं कर सकते। नहीं, और थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा प्रियंका। हाँ, ये ठीक नहीं हुआ जो आपने एक्सप्लेन किया, वो बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं है, थोड़ा और करिए। इम्पर्सनल रिलेशनशिप, 1 मिनट, उसके बाद यस, थोड़ा और ट्राई करो, मे बी इनफॉर्मल रिलेशन। थोड़ा सा कोशिश करो, जो तुमने बोला उसी को थोड़ा और डिफाइन करो। यस, ठीक है, तुम बैठ जाओ, आप बोलिए। रिलेशन बनता है जैसे चाचा हुआ, मामा हुआ, मामा। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। मेरा रिलेशन में उसको हम ज्यादा अपॉर्चुनिटी देके ज्यादा काम देना, उसका मैम उसमें वो क्वालिटी नहीं है, फिर हम उसको वो दे देंगे पद तो मैम खराब हो जाएगा।
इसके पैसा बताओ। ठीक है, अब तुम बताओ, बैठ जाओ। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। यानी कि ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ प्रोफेशनल रिलेशनशिप होगा, पर्सनल रिलेशनशिप नहीं होगा। कोई किसी का सगा संबंधी नहीं है वहां पे, सिर्फ पर्सनली लोग वहां पर्सनली नहीं जुड़ करके लोग प्रोफेशनली जुड़े हुए हैं। और अगर पर्सनल रिलेशनशिप को हम प्रमोट करेंगे तो इसका एक नुकसान होगा कि आप डिजर्विंग कैंडिडेट को नहीं प्रमोशन या नहीं हाइक दे करके आप किसको देंगे? आप किसको देंगे? अपने रिलेटिव्स को देने लगेंगे, जो डीमोटिवेटिंग होगा ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ठीक है। एंड लास्टली ऑफिशियल रिकॉर्ड, इसका क्या मतलब हुआ? ऑफिशियल रिकॉर्ड का मतलब तुम बताओ। ग्रीन जैकेट, ऑफिस का रिकॉर्ड। हाँ आप बताइए, ठीक मेरे सामने जो आप है, तुम हाथ नीचे करो। ऑफिशियल रिकॉर्ड का क्या मतलब हुआ? थोड़ा तेज बोलना पड़ेगा तुमको भी। ऑफिशियल रिकॉर्ड, आगे पीछे क्यों बता रहे हो? उसका एग्जाम नहीं है, लेट हिम ट्राई। यस, नहीं पता, बैठ जाओ, तुम बताओ। यस, ठीक है, बैठ जाओ। प्रॉब्लम ये है, आप समझ गए हैं, प्रॉब्लम ये है कि मैं जो एग्जाम्पल देती हूँ वो तुम लोग उसका एक्सप्लेनेशन समझ ले। तो ये एग्जाम्पल है, जिसने वो चाचा भतीजा और जो भी करा, दैट वाज जस्ट एग्जाम्पल टू मेक यू अंडरस्टैंड द पॉइंट, व्हाट इज पर्सनल रिलेटेड, व्हाट इज इम्पर्सनल। वो एग्जाम्पल है कि जो पैसे दिए, वो तो जस्ट एक एग्जाम्पल है कि अगर आपने ऑफिस से पैसे लिए तो यू शुड हैव रिकॉर्ड ऑफ दैट सो दैट यू कैन डिफेंड योरसेल्फ और यू कैन गिव द डिटेल्ड एक्सपेंडिचर बिल कि हमने कहाँ कहाँ इन्वेस्ट किया। वो एक एग्जाम्पल था बस। इसका मतलब ये हुआ कि आपने अगर ऑफिशियल रिकॉर्ड, यानी हर एक काम का, हर एक डिपार्टमेंट में जो डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज होती है, उसको रिकॉर्डिंग डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में रखना, सो दैट फ्यूचर में इफ समवन आस्क यू, आप उसको ये बता सके कि कैसे कैसे काम हुआ था। या फिर अगर सिमिलर प्रोजेक्ट पे आप फ्यूचर में काम कर रहे हैं तो आप खुद के लिए एक रेफरेंस पॉइंट, एक एग्जाम्पल, बीबीए कर रहे हो तुम लोग, अब फिर ये एग्जाम्पल है, इसको एक्सप्लेनेशन में मत लिख देना। दिस इज जस्ट एग्जाम्पल टू मेक यू अंडरस्टैंड, दिस इज नॉट द पॉइंट डिस्क्रिप्शन। ठीक है ना? पॉइंट को आप इस तरीके से लिखेंगे कि डॉक्यूमेंटेशन ऑफ एवरी एक्टिविटी इज नेसेसरी सो दैट इट कैन बी यूज्ड इन फॉर फ्यूचर वर्क और फॉर डिफेंडिंग समवन इफ दे हैविंग ऑल द डिटेल्स राइट इन फ्यूचर। लेकिन आप समझने के लिए क्या समझिए कि ऑफिशियल रिकॉर्ड क्यों जरूरी है, क्यों हम रखते हैं। तो आप लोग बीबीए कर रहे हैं, इसमें आपको नीतीश सर जैसा अच्छे टीचर मिले हैं, आपको कोई और सर आकर के कोई सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, जो हो सकता है आपको, अगर आप एमबीए करने का प्लान करेंगे तो आपको वो सब्जेक्ट वहां पे पढ़ना होगा। 70% ऑफ द एमबीए इज कवर्ड अंडर बीबीए एकेयू, जो है ना आपका सिलेबस, उसमें लगभग 70% है। मेरे ख्याल से तो एमबीए से ज्यादा बीबीए को पढ़ा रहे हैं। ठीक है ना? अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटी में एमबीए में इतने सारे पॉइंट्स नहीं होते जितना भी आपको पढ़ना है इस 3 साल में। मान लीजिए आपने ये नोट संभाल के रखा है, समझ के बनाया, अपने हैंडराइटिंग में लिखा है। फ्यूचर में अगर आप एमबीए करेंगे, ठीक है ना, अगर आप करते हैं तो आपको मान लो यही टॉपिक पढ़ना है, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा जब आप अपना लिखा हुआ, अपना पढ़ा हुआ, अपना समझा हुआ नोटबुक एक बार खोल के देखोगे और रीड करोगे तो। ठीक है ना? दैट विल बी टाइम सेविंग। अदरवाइज अगेन दूसरे सब वहां हो, वहां से फिर से नोट्स बना रहे हो, फिर से पढ़ रहे हो, तो वो टाइम कंज्यूमिंग होगा। तो लोग रखते हैं अपना नोट्स वगैरह, जो अच्छा होता है फ्यूचर के लिए, कि अगर रिलेटेड कुछ भी पढ़ाई करना है तो हमारे पास क्या रहेगा, हमारा जितना है वो रहेगा, जिसको हम कभी भी वापस से चेक कर सकते हैं। समझ में आया? क्योंकि whenever you write something in your own language, वो समझने में टाइम नहीं लगता, वो स्टोरी के जैसा पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं। ये हुआ ऑफिशियल रिकॉर्ड कीपिंग। ऑर्गेनाइजेशन में भी इसीलिए रिकॉर्ड कीपिंग पे जोर था इन ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट। क्लियर हुआ? ठीक। तो आप एक्सप्लेन करिए, जब मैं आपसे पूछती हूँ तो आप, ठीक है, अगर एग्जाम्पल भी देना है तो प्रियंका 3rd 4th टाइम, नाउ नो मोर, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ठीक है ना? मैंने आपको 3-4 बार टोक दिया है, अब नहीं। राइट? ओके। तो मैं क्या बोल रही थी अभी, कि ये जो मैं आपको एक्सप्लेनेशन बताती हूँ ये आपको लिखना है। हाँ, अगर आपसे मैं पूछूं कि इसे क्या समझे, तो पहले जो समझे वो बताओ, देन तुम एग्जाम्पल देके मुझे समझाओ। राइट?
अब ये सिर्फ एग्जाम्पल कोट कर दोगे तो ठीक है, पता चल रहा है कि यू अंडरस्टैंड द थिंग, लेकिन वो सही डिस्क्रिप्शन नहीं है या सही वे ऑफ एक्सप्लेनिंग योर पॉइंट नहीं हो सकता है। क्लियर? क्लियर? ओके नाउ अच्छा ठीक है, अब मैं आपको बताई थी कि इसमें एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज भी कुछ है और इस हर एक पॉइंट के अपने प्रोज एंड कॉन्स है। पहले एडवांटेज डिस्कस कर लेते हैं। क्लास थोड़ा शांति बनाए रखिए, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट क्या है? सबसे पहला पॉइंट है द रूल्स एंड प्रोसीजर्स आर डिसाइडेड एंड फॉलोड बाय द एम्प्लॉइज। दैट मीन्स सिस्टम ऑफ रूल्स के बारे में ये बात कर रहा है कि जो भी आपके प्रोसीजर है यानी एक्टिविटी है, काम करने का तरीका, इस प्रोसेस तो क्रिया हो ही गया, राइट, एक्टिविटी हो ही गया। तो जो प्रोसीजर यानी जो मेथोडोलॉजी आप फॉलो करते हैं काम करने के लिए, या जो रूल आपके यहाँ एस्टैब्लिश किया गया, वो हर एक एम्प्लॉय द्वारा फॉलो किया जाता है ताकि प्रॉपरली साउंड स्मूथली आप हर एक एक्टिविटी को रन कर सके बिना किसी प्रॉब्लम के या बिना किसी हैफाजार्ड के, राइट? ठीक है, समझ में आया ये पॉइंट? तो ये रूल सिस्टम ऑफ रूल्स का ये एग्जाम्पल है, ठीक है ना, इसका ये एक्सप्लेनेशन है और इसका ये पॉजिटिव पॉइंट है, प्रोस। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? देयर इज नो ओवरलैपिंग ऑफ जॉब एंड वर्क्स एज ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ईच जॉब एंड पर्सन्स आर क्लियरली डिफाइंड। ये किस पॉइंट से रिलेटेड हो सकता है? आप लोग तरह बोले। देयर इज नो, एक मिनट, आ रहा गया? तुम भी ज्वाइन कर रखा है क्या? नो नीड टू ज्वाइन। ओके, कौन? तो इसको बाहर ही रहना चाहिए। ओके, ठीक है। ओके, अब हम दूसरा पॉइंट मैम स्क्रीन शेयर नहीं हो पा रहा मैम। इतनी देर से बोलना था ना, मैं कितनी बार पूछती हूँ ये चीज कि स्क्रीन शेयर है या नहीं है। अब हुआ शेयर मोनू? यस मैम, हुआ मैम, हुआ। ठीक है, बता देना चाहिए था। नाउ देयर इज नो ओवरलैपिंग ऑफ जॉब एंड वर्क। ये किस पॉइंट को एक्सप्लेन कर रहा है? नहीं, और कोई? authority and responsibility. ओवरलैप करना नहीं समझते? ओवरलैप मतलब जो एक से, हाँ, मून इज ओवरलैप्ड बाय क्लाउड, एक के ऊपर आ जाना, ठीक है ना। आप लोगों ने सेट पढ़ा होगा ना, सेट थ्योरी में कुछ ओवरलैपिंग पार्ट होते हैं जो दोनों ही सेट, ए सेट और बी सेट दोनों में कवर होते हैं। ओवरलैपिंग मतलब कवर हो जाना, पार्ट ऑफ द थिंग इज कवर्ड। कोई बात नहीं, पूछना तो अच्छी बात है, मैंने पूछ डिस करे। ओवरलैपिंग मीन्स मुझे लगता है कि बहुत बच्चों को आता होगा, बट ओवरलैप का मतलब होता है पार्शियली कवर्ड, ठीक है ना, नॉट कंप्लीटली कवर्ड, पार्शियली कवर्ड। कुछ तो पार्ट है उसका दिख रहा है लेकिन कुछ पार्ट नहीं दिख रहा है। ओके, समझ में आया? अभी अब मैथ्स पढ़ते हैं तो ऐसे करते हैं ना, सेट ए एंड ये सेट बी है, लेकिन ये जो पार्ट है वो ओवरलैप है ना, ठीक है, दिस इज ओवरलैपिंग। नाउ ये है एक्चुअली, किसी ने कहा डिवीजन ऑफ वर्क से रिलेटेड है, ठीक है, ये डिवीजन ऑफ वर्क से भी रिलेटेड है, प्लस इसका जो ये जो वो हायरार्की एंड ऑथोरिटी जो मैंने बताया था, ये उससे भी रिलेटेड है। कैसे? क्योंकि क्लियर कट ऑथोरिटी एंड हायरार्की है। हर एक पोजीशन को क्या क्या रोल्स है, क्या क्या ड्यूटीज है और कितना पावर दिया गया उस काम को खत्म करने के लिए, ये वेल डिफाइंड है। तो कोई कंफ्यूजन नहीं है कि किसको क्या करना और कौन कौन सा काम अपने जूनियर को डेलीगेट कर सकता है, क्या क्या डेलीगेट कर सकते हैं। तो बिल्कुल भी ओवरलैपिंग मतलब डुप्लीकेशन, किसी ने बोला था, तो डुप्लीकेशन नहीं होगा क्योंकि रोल इज डिवाइडेड एंड वेल डिफाइंड, राइट। तो रोल एकदम डिफाइंड है, ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज वेल डिफाइंड है, तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि कोई एक काम दो आदमी कर रहा होगा, ठीक है, यानी ओवरलैपिंग या डुप्लीकेशन नहीं होगा। और दूसरा,
जैसे कि हम कभी टीम में काम करते हैं, मान लो एक को तुमने भेजा कुछ लाने के लिए और किसी दूसरे ने उसको भी भेज दिया, तो हो गया ना डुप्लीकेशन, दो मैन पावर, दो टाइम आपका एक ही काम के ऊपर जा रहा है। और वेस्टेज जो होगा वो तो बाद में, क्योंकि दो लोग जब एक ही चीज लेकर के आ जाएंगे तो वेस्टेज होगा ना, अगर जरूरत से ज्यादा आ गया तो ये तो होगा ही। और साथ ही क्या है, तो ओवरलैपिंग, साथ ही इसमें ये भी होगा कि कोई डिलीट भी कोई काम नहीं आएगा, किसी भी काम का ओमिशन भी नहीं होगा साथ ही, क्योंकि हर एक को पता है कि ईच एंड एवरीबॉडी इज बिजी इन व्हाट। तो ऐसा नहीं होगा कि हम अपने आप रिज्यूम कर लेंगे कि अच्छा ये काम तो हो ही रहा होगा जबकि कोई नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ना ही ओवरलैपिंग यानी डुप्लीकेशन होगा और ना ही ओमिशन ऑफ एनी टास्क या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा, बिकॉज देयर इज क्लियर कट हायरार्की, क्लियर कट रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड वेल डिवाइडेड डिवीजन ऑफ वर्क अमॉन्ग द अवेलेबल टीम मेंबर्स। ठीक है, समझ में आया? तो ये एडवांटेज हुआ। थर्ड क्या है, थर्ड पॉइंट, ये किस पॉइंट को एक्सप्लेन करता है, आप लोग बताइए। वेरी गुड। In this system, the selection process and promotion procedure are based on merit as well as person is appointed on right job. As a result, person is appointed on right job. That means what कि कोई भी इसमें partiality नहीं की जाती है जो deserving है, क्योंकि कोई भी impersonal relation तो है ही नहीं, ठीक है ना। People are coming there and they are connected, they are related to each other professionally. तो जो प्रोफेशनली ज्यादा अच्छा कर रहा है उसको हम क्या करेंगे, प्रमोट करेंगे, उसको हम ग्रोथ देंगे, उसको हम डिजर्विंग जो जिस पोजीशन के लिए होगा वहां पे भेजेंगे, चैलेंजिंग रोल देंगे, सो दैट अगर वो प्रूव कर सके तो उसके लिए और भी अवेन्यू हो, और भी ऊपर जाने का रास्ता हो। लेकिन अगर वो नहीं है तो उसको नहीं होगा, यानी मेरिट बेस्ड है, जो डिजर्विंग है वही वहां पे अच्छा करेगा, जो डिजर्विंग नहीं है वो हो सकता है जहां से ज्वाइन कर रहा है वहीं से निकल भी जाए, राइट। तो ये समझ में आ गया, ये किस पॉइंट का एक्सप्लेनेशन है, किसका पॉजिटिव पॉइंट है। नाउ द डिवीजन ऑफ लेबर, दिस इज रिलेटेड टू कंप्लीटली डिवीजन ऑफ वर्क से, राइट। तो मैंने इसीलिए कहा कि बेसिकली जो ये पॉइंट था आपका ये वाला, वो हायरार्की ऑथोरिटी को एक्सप्लेन करता है। डिवीजन ऑफ लेबर हेल्प्स इन इंप्रूविंग परफॉर्मेंस, ठीक है। ये पॉइंट को जो एक्सप्लेन करेगा बहुत इजी है, और इंट्रोडक्शन में हमने इसको कवर किया है, उसको मेरी तरफ से नेक्स्ट क्लास में कुछ गिफ्ट मिलेगा, अभी मेरे पास कुछ नहीं है, राइट। इस पॉइंट को जो अच्छे से एक्सप्लेन कर देगा, द डिवीजन ऑफ लेबर हेल्प्स इन इंप्रूविंग द परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉइज कॉन्टिन्यूसली, क्योंकि मुझे याद है मैंने इंट्रोडक्शन में बहुत मेहनत करके आपको एक एक पॉइंट समझाया है और किसका क्या बेनिफिट है। यस, यू कैन ट्राई। यस, तुमने हाथ उठाया है तो बोलो, तुमने हाथ उठाया ना, नहीं उठाया, कोई बात नहीं, डोंट टेक पेन। जो अपने मन से वॉलंटरली करना चाहता है वो बताओ। यस, ठीक है, थोड़ा वो एडवांटेज, तो मैं जिसको जो काम आता है उस हिसाब से उसको बांट दिया जाएगा काम। मैम तो उसमें अच्छे से फिर उसमें इम्प्रूवमेंट और भी इम्प्रूवमेंट आ सकता है, उसमें ट्रेनिंग होगा। ट्रेनिंग को मत जोड़ो, अभी तुम सिर्फ इसको एक्सप्लेन करो। मान लो हम ट्रेनिंग को अभी नहीं जोड़ना चाहते, नो, उनके टैलेंट के हिसाब से बात उनको डिवीजन कर देना चाहिए, तो उसमें और इम्प्रूवमेंट भी आएगा आगे जाके। आई एम सर्चिंग फॉर वन वर्ड, अगर वो बोल दोगे तो ही मैं आपको, ठीक है, एक मिनट बैठ जाओ, गलत नहीं है बट ठीक है, गलत नहीं है, तो मैं कुछ वर्ड ढूंढ रही हूँ। यस, कोई बात नहीं, बैठो, सही भी नहीं है ना, मैंने कहा आई एम सर्चिंग फॉर समथिंग डिफरेंट। आप सुनिए, नेक्स्ट टाइम आपको पता चल जाएगा। यस यस, हाँ, दे करके पूरा पॉइंट एक्सप्लेन करो। इधर कोई एक बच्चा बोल रहा था, आंसर दे रहा था, वेरी गुड, एक्सपर्टाइज बोल रहा है ये। एक्सपर्टाइज द वर्ड जिसको मैंने स्पेशलाइजेशन बोला था आप लोगों को, कि डिवीजन ऑफ वर्क हेल्प्स इन स्पेशलाइजेशन, मतलब एक ही आदमी एक ही काम को रिपीटेडली करता है तो उसको उस काम में एक्सपर्टाइज मिल जाता है, स्पेशलाइज्ड हो जाता है। और स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट है दो, एक तो परफॉर्मेंस जो है एम्प्लॉय का वो बहुत अच्छा हो जाता है, यानी क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट विल बी वेरी गुड, और दूसरा इकोनॉमी ऑफ स्केल। दो पॉइंट मैंने बताया था कि डिवीजन ऑफ वर्क से आपको दो चीज मिलता है, स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट यानी कि क्वालिटी अच्छा रहेगा,
और दूसरा क्या है, इकोनॉमी ऑफ स्केल, यानी कि आपको कम रिसोर्सेज में, यानी कम रिसोर्स में तो समय भी आता है, राइट, एनर्जी भी आता है, मैन पावर का जो टाइम उस पर स्पेंड हो रहा है वो भी आता है, तो दीज कैन बी सेव्ड, राइट, इवन द कॉस्ट कैन बी सेव्ड, राइट। तो मैंने कहा था कि इकोनॉमी ऑफ स्केल और स्पेशलाइजेशन दोनों का बेनिफिट होता है विद डिवीजन ऑफ वर्क, जो आपने यहाँ पे किया है। समझ में आया? इट कैन इंप्रूव द परफॉर्मेंस विद द हेल्प ऑफ स्पेशलाइजेशन एंड इकोनॉमी ऑफ स्केल। ठीक है, ओके, एक्सपर्टाइज, ठीक है, कम से कम एक्सपर्टाइज बोला, यानी मैं स्पेशलाइजेशन सर्च कर रही थी कि कोई स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट होता है, ये बोलेगा इसमें। मैम क्वालिटी बोले थे ना specialized। ऑल द टाइम यू कीप ऑन कि मैंने ये बोला था, वो बोला था, ठीक है, आपने सीख तो लिया ना कि क्या होता है, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, क्या बात हो गई अभी? नहीं, मैं तुम्हें नहीं बोल रही हूँ, मैं जिधर से आवाज आती हूँ उधर ही बोलती हूँ। ओके, नाउ नेक्स्ट, लास्ट पॉइंट क्या है? The work of the enterprise does not suffer due to leaving of any employee. क्यों? क्योंकि there are system of rules. हर चीज का नियम है, ठीक है ना, अचानक से आप नहीं जा सकते, ठीक है ना। If you want to go in another company, if you want to join another company, आपको 2 महीने का नोटिस देना है, राइट। उसके बाद आप जाएंगे तो 2 महीने में कंपनी कोई दूसरा एम्प्लॉय का इंतजाम कर लेगा, ठीक है ना। आपका सब्स्टिट्यूट इधर इंटरनल रिसोर्सेज से, यानी जो अभी एग्जिस्टिंग है उनको ट्रेन करके आपका काम ले आएगा, या फिर एक्सटर्नल रिसोर्सेज से हायर करेगा। एनी हाउ दे विल हायर, ठीक है ना। कोई छुट्टी पे जाता है तो भी लीव एप्लीकेशन दे करके जाता है, तो आपको मालूम है कि ये एम्प्लॉय अगले 5 दिन तक नहीं आएगा, तो आप क्या करेंगे? क्या करेंगे आप? क्या है तुम्हारे हाथ में? क्यों क्यों है? तुम लोग मत सिखाओ मुझे कि मुझे क्या करना है, ठीक है। क्या कर रही हो? तो क्यों रखा था हाथ में? क्या मैंने बैग में रखने के लिए बोला हुआ है? ओके, ठीक है, ये समझ में आया? ये समझ में आया? तो आपके यहाँ सिस्टम ऑफ रूल है एंड एवरी एम्प्लॉय हैज टू फॉलो दैट सिस्टम ऑफ रूल। तो इससे क्या होगा कि कभी भी जो ऑर्गेनाइजेशन का काम होगा, किसी डिपार्टमेंट का काम होगा, वो सफर नहीं होगा। समझ में आया? यानी कि वो डिले नहीं होगा, वो इग्नोर्ड नहीं होगा। क्लियर? ठीक है, अभी कुछ पूछना है अभी तक में से? नहीं, ठीक है। नेक्स्ट है लिमिटेशंस ऑफ ब्यूरोक्रेसी। लिमिटेशंस का मतलब क्या हो गया? डिसएडवांटेज, ठीक है ना। इसको लिमिटेशन से बोलते हैं, डिसएडवांटेज भी बोल सकते हैं, ड्रॉबैक्स भी बोल सकते हैं। तो व्हाट आर द ड्रॉबैक्स ऑफ ब्यूरोक्रेसी? सबसे पहला पॉइंट क्या है? रेड टैपिज्म। रेड टैपिज्म का मतलब क्या होता है? नॉर्मली हम हिंदी में इसको लाल फीता शाही बोलते हैं, लेकिन इसका हमको हिंदी नहीं जानना है, इसका मतलब क्या होता है? लाल फीता शाही बोलते हैं ना, हमारे यहाँ बहुत ज्यादा है, ठीक है। रेड टैपिज्म का मतलब क्या होता है? पेपर वर्क, वेरी गुड, बहुत सारा पेपर वर्क, ठीक है ना, यानी टू मच फोकस ऑन पेपर वर्क, दैट इज नोन एज रेड टैपिज्म। अगर बहुत ज्यादा रेड टैपिज्म है, यानी बहुत ज्यादा, एक टर्म और आप बोल सकते हैं जिसको हम बोलते हैं लकीर के फकीर, ठीक है ना। यानी कि जो चीज बता दिया गया है आप सिर्फ वही करेंगे, अपना दिमाग नहीं इंप्लीमेंट करेंगे, आप बिल्कुल वैसे ही चलते। सिचुएशन कैन चेंज, और हो सकता है आपको उस बताए हुए में अपने हिसाब से चेंज लाना पड़े, लेकिन नहीं, हम रेड टैपिज्म पे बिलीव करते हैं, यानी हमको जो इंस्ट्रक्शन दिया गया हम वही करेंगे। समझ में आया? इसको ही हम लोग अपनी भाषा में बोलते हैं कि एकदम लकीर का फकीर है, यानी बिल्कुल अपना दिमाग नहीं लगाना, जो इसको जो बता देता है आंख बंद करके वही फॉलो करते रहेगा, ठीक है। तो रेड टैपिज्म और टू मच पेपर वर्क एडवर्सली अफेक्ट द सिस्टम। हाउ इट एडवर्सली अफेक्ट द सिस्टम? इसके लिए आपको थोड़ा एक स्टोरी में बता दूं, ठीक है ना। यू विल कम टू नो कि हाउ दिस रेड टैपिज्म या फिर टू मच डॉक्यूमेंटेशन कम इन बिटवीन योर गोल, ठीक है ना। ठीक है, हम कुछ भी प्लानिंग करते हैं, कुछ भी रूल्स बनाते हैं, क्लास तुम भी उठो उठो जाओ, एक भी बच्चा ऐसा नहीं चाहिए जिसको पढ़ने बिल्कुल
Now listen, क्या बता रही थी आपको भी बताओ, मैं क्या बता रही थी बता। वरना मैं कुछ चाइनीज जर्मन फ्रेंच कुछ बोल रही हूँ तो नहीं समझ में आएगी, इंग्लिश में नहीं बोल रही हूँ, आपने बिल्कुल लोकल लैंग्वेज, ठीक है ना। Now, red tapeism and too much paperwork adversely affect the system task. मैं आपको बता रही थी कि मैं आपको छोटा सा स्टोरी बताती हूँ तो आपको पता चलेगा कि अब जब मैं पूछूंगी कि इस पॉइंट को एक्सप्लेन करो तो प्लीज डोंट टेल मी दैट स्टोरी, दैट इज जस्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड दैट पर्टिकुलर थिंग। इसका क्या मतलब होता है कि आपको जो सिस्टम है, आपको जो सिस्टम है, मैंने बहुत सारे बच्चों का आवाज ही पहचानती हूँ, आंख बंद करके भी बता दूंगी कौन बोल रहा है, बहुत प्रॉब्लम है आपके साथ, ठीक है ना। इतना ज्यादा ये आवाज सुनती हूँ मैं फैकल्टी रूम में भी बैठे बैठे कि मैं बता सकती हूँ कि कौन बोलता है, कौन से क्लास का कौन सा बच्चा बोलता है, चेहरे से नाम नहीं जानती, रोल नंबर अभी भी नहीं पता। ओके, तो मत बोलो, समझ जाओगे तुम इतने जाने पहचाने हो गए, ठीक है। Now red tapeism and too much focus on paperwork adversely affect the system. How it can adversely? मैं बोल रही थी कि हम जो भी प्लानिंग करते हैं, जो भी रूल्स बनाते हैं, क्यों बनाते हैं? किसी को परेशान करने के लिए, किसी को हैरेस करने के लिए बनाते हैं। डिसिप्लिन क्यों मेंटेन करते हैं? मुझे ये बताओ, डिसिप्लिन भी क्यों मेंटेन करते हैं? इफिशिएंटली हम काम कर सके, ठीक है ना, कम से कम रिसोर्सेज में कम से कम समय में आपको सब कुछ समझाया जा सके, इसीलिए हम सिस्टम ऑफ रूल बनाते हैं। या हमको पर्सनली आपको कुछ अचीव करना है तो आप अपने लिए कोई प्लान सेट करते हो, अपने लिए कुछ रूल्स बनाते हो जो आपको कंट्रोल करता है, ठीक है ना, गलत काम करने से आपको रोकता है। आप अपने लिए भी सेल्फ कंट्रोल भी बहुत जरूरी होता है, ठीक है ना, ये बाहरी कंट्रोल जो है वो बहुत लंबे समय तक नहीं चलता है। नाउ प्रॉब्लम इज कि जब आप ऐसा रूल बना लीजिए जो आपको आपका काम ही ना करने दे, ये भी तो हो सकता है कि आपने ऐसे ऐसे रूल्स बना लिए हैं जिसमें काम दूर होता जा रहा है, आपका गोल खिसकता जा रहा है, और लेकिन आप बोले कि नहीं हम रूल तो फॉलो करेंगे ही। फॉर एग्जाम्पल एक स्टोरी है बरगद का पेड़, राइट? बरगद का पेड़ सुना है आपने? क्या है स्टोरी, बताओ कोई एक बच्चा जिसने सुना है। नहीं सुना है तो यस मैम क्यों बोल दिया? बरगद का पेड़ स्टोरी का नाम है, राइट? मैंने कहा ना एक स्टोरी है जिसका नाम है बरगद का पेड़। अब हुआ क्या था कि ये जो बरगद का पेड़ था, वो बरगद का पेड़ आप लोगों ने कितने सारे प्रॉप फ्रूट्स होते हैं, उसको बोलो कि मैं उसको देख रही हूँ, ठीक है ना। अब ये जो बरगद का पेड़ होता है वो काफी पुराना होता है, काफी उसके जड़े इधर उधर निकले होते हैं और प्रॉप रूट्स होते हैं, यानी नॉर्मली ये बहुत हेवी ट्री होते हैं, ठीक है ना। वो ट्री क्या हुआ था, किसी सरकारी महकमे के बाउंड्री के अंदर हो गया था, राइट? एक दिन बहुत आंधी तूफान आया, मतलब पूछो मत, बहुत ज्यादा आंधी तूफान जैसे आता है नॉर्मली उड़ीसा में फेनी तूफान टाइप ऑफ तूफान आया, और वो बरगद का पेड़ एक रात गिर गया, ठीक है ना। ठीक है, अनफॉर्चुनेटली वो पेड़ किसी आदमी के ऊपर गिरा और एक आदमी उसके नीचे दब गया, ठीक है। अब नेक्स्ट डे लोग ऑफिस आए, सरकारी दफ्तर था वो, तो जो गार्ड आया वो देखा कि एक आदमी उसके नीचे दबा हुआ है, वो आदमी करा रहा था मिडनाइट से उसके नीचे पड़ा हुआ, तो वो हेल्प मांग रहा था कि मुझे निकालो इसके अंदर से। क्या हुआ? क्या हुआ? तुमको नहीं आते थे, मैं देख रही थी, हंसा कौन है? तुम निकलो। ठीक, तो वो आदमी हेल्प मांग रहा था कि मुझे निकालो इसके अंदर से, क्योंकि बहुत कराह रहा था, क्योंकि उसके ऊपर बहुत ज्यादा वजन का बहुत भारी पेड़ गिर गया था और वो हेल्प मांग रहा था। उसने जाकर के बताया अंदर में गार्ड ने कि एक आदमी ऐसे से रात के तूफान में दब गया है पेड़ के नीचे, उसको निकालना पड़ेगा, बहुत कष्ट में है। तो वहां का जो ऑफिसर था वो बोले रुको,
ये हमारा डिपार्टमेंट नहीं है, ठीक है ना। ये किसका डिपार्टमेंट, ये वन विभाग का डिपार्टमेंट है, क्योंकि एक पेड़ गिरा है और हो सकता है ये बहुत, हम अगर उसमें से निकालेंगे या छेड़छाड़ करेंगे तो वन विभाग हमारे ऊपर मुकदमा कर सकता है, इसीलिए हम ये इन्फॉर्म कर देते हैं उस डिपार्टमेंट को, राइट। तो उन्होंने क्या किया, निकाला नहीं, इन्फॉर्म कर दिया उस डिपार्टमेंट को कि ऐसे ऐसे हो गई। वो डिपार्टमेंट आके देखती तो बोलती है नहीं, ये म्युनिसिपैलिटी से रिलेटेड, इस म्युनिसिपैलिटी रीजन से है, तो ये फाइल सबसे पहले उस म्युनिसिपैलिटी में जाएगी जहां से क्लियर होगा कि ये किसका काम है। उसने भी जब एक दिन बाद अपना फाइल बना के दिया तो फिर वो किसी और विभाग में जाएगी, क्योंकि वो आदमी किसी दूसरे दफ्तर का आदमी था, तो उस विभाग से परमिशन लेना पड़ेगा कि इस आदमी को निकाले या ना निकाले, ठीक है। फिर ट्रांसपोर्ट में जाएगा ये फाइल, क्योंकि वो क्रेन आएगा भिजवाएगा तब निकाला जाएगा, हम नहीं छू सकते। ऐसे होते होते एक दिन, 2 दिन, तीसरा दिन जब बचा तो उस आदमी ने फिर भी वो करा रहा था, बोल रहा था कि क्यों इतनी देर कर रहे हो, मुझे निकाल दो, मैं शायद बच जाऊंगा, अपने मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है इसके अंदर, मैं आखिरी लग रहा है कि मैं मर जाऊंगा इसके अंदर दबे दबे। तो गार्ड ने उसको थोड़ा बहुत खाना पीना खिलाया और बोला कि सुनो तुम रात भर, ठीक है ना, आज रात भर बस, क्या हो गया, नहीं निकाल, वो अकेला नहीं निकाल सकता इतना भारी पेड़ के नीचे से, क्यों नहीं समझ में आ रहा है। और उसने उसको थोड़ा खाना पीना खिलाया, उसको दिलासा दिया कि आप आज रात भर बस किसी तरह जेल जाइए, कल सुबह आपके लिए वो गाड़ी आएगा और आपको निकाल लिया जाएगा, उस पेड़ को हटा करके आपको बाहर निकाल दिया जाएगा, राइट। लेकिन कल सुबह तक वो आदमी खत्म हो गया, राइट। अब दिस इज, ये पहला क्लास है जिसमें कुछ कहानी भी सुनाओ तो बात करना नहीं रुकता। दिस इज द फर्स्ट क्लास इन इटसेल्फ, राइट। ठीक है, जो भी है, बहुत दुर्भाग्य है इस क्लास का, खैर, क्योंकि ये पहला, सच में ये पहला क्लास अपने आप में जिसमें कोई कहानी भी सुनाओ, पढ़ने का बात तो छोड़ो, बहुत सारे बच्चे नहीं सुनते हैं, लेकिन कहानी भी सुनाओ तो मजा नहीं आता। ये पहले अपने टाइप का नया तरह का क्लास मुझे दिखने को मिल रहा है। खैर, उस आदमी को निकाला नहीं गया और वो मर गया। क्यों नहीं निकाला गया? क्योंकि रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करना है, ठीक है ना। हम तब तक नहीं कर सकते जब तक सही जगह से सही ऑर्डर नहीं आ जाएगा, हमको तो फॉलो करना है। अगर ऐसा रूल्स एंड रेगुलेशंस किसी भी इंडस्ट्री में है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में है, किसी भी एंटरप्राइजेस में है, या किसी पर्सनल आपने अपने लाइफ में सेट करा जो आपको आपके गोल से दूर कर रहा है, ठीक है ना, क्योंकि पर्पस तो वहां ये था कि उसको सेव करना, राइट। लेकिन हुआ क्या, इस फाइल के चक्कर में, इधर उधर भेजने के चक्कर में वो आदमी मर गया। फिर ठीक है, पेड़ भी हटा और वो आदमी का अंतिम संस्कार भी हुआ, लेकिन आपने अपना काम नहीं किया। यही होता है रेड टेपिज्म में, जो आपने देखा होगा अगर आप कभी ऑर्गेनाइजेशन में, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में स्पेशली जाते होंगे किसी काम से, तो आपको कितना अननेसेसरी जो काम एक बार में भी हो सकता है, उस काम के लिए भी आपको पहले, अभी थोड़ा सिनेरियो चेंज है बिकॉज एवरीथिंग इज ऑन डिजिटल मीडिया, तो बहुत कुछ आप खुद से भी कर सकते हो, अदरवाइज कितना चक्कर आपको लगाना पड़ता है एक सरकारी दफ्तर का, राइट। और इसी पे एक मूवी एज वेल एज बहुत सारे सीरीज का सीरियल भी बना हुआ है, जो मैंने बोला था कि कभी मौका मिले तो देख लेना। मूवी मत देखो, 3 घंटा चला जाएगा, कोई एक एपिसोड देख लेना ऑफिस का, ठीक है ना। यू कम टू नो ऑफिस में पंकज कपूर है, शाहिद कपूर के पापा, बहुत बड़े आर्टिस्ट है वो, ठीक है ना, और वो उसमें मुसद्दी लाल बना हुआ है, एंड दैट सीरियल इज अ सटायर ऑन आवर सिस्टम, ठीक है ना। हमारा जो सिस्टम है उस पे वो एक सटायर है कि जीते जी आदमी को अगर किसी ने बोल दिया कि मरा हुआ है तो उसको बोले जाओ तुम अपने जीने का प्रमाण पत्र लेके आओ। यार हम तुम्हारे सामने खड़े हैं, फिर क्यों प्रमाण पत्र लेके आओ, राइट। तो ये सटायर है, ठीक है ना। उस सीरियल से, उस मूवी से एक व्यंग किया गया है हमारे सिस्टम पे। ये व्यंग रेड टेपिज्म के ऊपर है, ठीक है ना, जहाँ पे फाइल्स के ऊपर फाइल्स के ऊपर फाइल्स के ऊपर फाइल्स, और आपका काम पता नहीं कब होगा, आपके जीवन में होगा या आपके बच्चे के जीवन में होगा, यू कैन नॉट से। समझ में आया? दिस इज व्हाट द एडवर्स इफेक्ट ऑफ दैट पॉइंट। एक तो पॉइंट समझ में आया, ऑफिशियल रिकॉर्ड, अगर टू मच रूल्स एंड रेगुलेशंस है या टू मच फोकस ऑन कीपिंग ऑफिशियल रिकॉर्ड है तो उसका ये दुष्परिणाम भी हो सकता है। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में, राइट, अभी अटेंडेंस बना लेते हैं। थोड़ा जोर से बोलो। पेपर वर्क में जितना नुकसान हुआ है मेरे काम का रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन है?
कोई नहीं, इसीलिए तो बोलते कोई नहीं, वो मर गया, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लिया, क्योंकि हर कोई बोल देगा हम बिना डॉक्यूमेंटेशन के कैसे ये काम करते। ठीक है ना, सरकार ने नियम बना रखा है, वो नियम मानते हुए काम करना है, तो रखे, तो कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है। नो वन किल्ड जेसिका, मालूम है ना आपको? देखिए ना वो मूवी आपने, नो वन किल्ड जेसिका, ये इसी पे तो बनी हुई मूवी है कि वो लड़की मर भी गई और बाद में उसकी बहन बोलती है भाई ठीक है, कोई तुम जब पता पला, मालूम है आपको, मालूम है कि कौन मारे, वो चूंकि एक लीडर का बेटा है, एक पॉलिटिशियन का बेटा है, और आपको उसको छोड़ना ही है। हमारी जुडिशरी, हमारा गवर्नमेंट इतना ज्यादा अपने आप को हैंडीकैप पाता है ऐसे ऐसे बिग गन्स के सामने कि फाइनली यू हैव टू से कि नो वन किल्ड, वो मारा भी, वो मारी भी गई और आपने मान भी लिया कि उससे किसी ने मारा भी नहीं। जेसिका लाल हत्याकांड पे मूवी बन चुकी है, मैं उस मूवी के बारे में तो इसीलिए किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है वो, क्योंकि रूल्स ही वैसा है, तो ऐसे रूल्स को बदलने की जरूरत है, क्योंकि दैट रूल विल नॉट अलाउ यू टू परफॉर्म योर ड्यूटी। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हो तो आप कर नहीं रहे क्योंकि आप रूल्स को फॉलो कर रहे हैं। क्लियर? ठीक है, ओके। अब हम अटेंडेंस बना लेते हैं। एंड विश्वजीत शुरू से लेकर अब तक ऑफ ही है, नो सॉरी, अभी ऑन करने से कुछ नहीं होगा। ओके, अटेंडेंस प्लीज, और अभी पीछे से कोई बोलेगा भी नहीं।